हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेक्चर ये आपका 6 है और टॉपिक जो आपका है वो है इक्वेशंस ऑफ अ प्लेन इन वेरियस फॉर्म। यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म की प्लेन्स की इक्वेशन करेंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर लाइंस एंड प्लेन्स। परपेंडिकुलर लाइन हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम उन्हीं लाइंस के थ्रू सीखेंगे कि किस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन्स हमारी जनरेट होती हैं। और थर्ड वन है पैरेलल प्लेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल के लिए हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे एंगल जो आपका बनता है वो 90 का बनता है। कहीं पे भी नॉर्मल आ जाए, ऑर्थोगोनल आ जाए या परपेंडिकुलर आ जाए, तो वहां से आपने जो चीज अज्यूम करनी है वो ये करनी है कि एंगल कहीं ना कहीं जो यहाँ पे है वो 90 का बनेगा। अब यहाँ पे देखें, आपकी बुक का पेज नंबर जो 356 है उस पर थ्योरम नंबर 8.9 है। जिनके पास बुक है तो वो बुक खोल लें, पेज नंबर 356। मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2 सेकंड का, जल्दी से अपनी बुक खोल लें। थ्योरम मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। बेटा जो स्टेटमेंट है आपकी थ्योरम की वो क्या है? द प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब आपके पास एक गिवन पॉइंट है। गिवन का मतलब है कि वो पॉइंट जो कि आपको दिया जा चुका है, यानी ये पॉइंट एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको पता होंगी। एंड विद नॉन जीरो नॉर्मल वेक्टर, और एक वेक्टर आपको दिया जाएगा ए बी एंड सी हैज इक्वेशन। तो उसकी इक्वेशन किस तरह की बनेगी? ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट आएगा एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट क्लोज प्लस बी ब्रैकेट वाई माइनस वाई वन ब्रैकेट क्लोज प्लस सी z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टेटमेंट है थ्योरम की। अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट वो होगा जहां से हमें इक्वेशन मालूम करनी है, क्योंकि इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड निकलेगी। और एक पॉइंट आपके पास गिवन होगा, यानी उसकी कोई ना कोई सर्टेन वैल्यूज आपको दी जाएंगी। लेट सपोज एक्स की वैल्यू आपको 5 दे दी, वाई की वैल्यू आपको 7 दे दी और जेड की वैल्यू आपको 1 दे दी। तो यहाँ पे एक वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी, एक वैल्यू आपने मालूम करनी है, और वेक्टर आपके पास गिवन होगा, नॉर्मल वेक्टर, जो कि उस जो आपके पास पॉइंट्स होंगे उससे परपेंडिकुलर होगा। तो वो इक्वेशन इस टाइप की बनाएगा। अब हमें यही चीज प्रूफ करनी है। अब आप देखें थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले जो चीजें हमें स्टेटमेंट में गिवन है वो हमने डिफाइन करनी है। ए हमारे पास गिवन पॉइंट है, जो नॉर्मल वेक्टर उसके साथ अटैच है वो एन है, ए बी और सी। अब हमें जो पॉइंट है पी एक्स वाई जेड, यानी ये अननोन पॉइंट है, लाइज इन अ प्लेन इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे कंडीशन हमने अप्लाई की, ये उस प्लेन पे कब होगा? जब वेक्टर ए पी परपेंडिकुलर हो नॉर्मल वेक्टर के। तो हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी। अब जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो वहां पे हम अप्लाई करते हैं स्केलर प्रोडक्ट, यानी नॉर्मल वेक्टर एन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी से, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। कंडीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि हमने इस इक्वेशन को 0 के बराबर क्यों लिया है, क्योंकि बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास आता है कॉस थीटा। जब हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था तो हमने किया था d1 मल्टीप्लाई बाय यानी d1 डॉट d2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस 90 बराबर होता है 0 के, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दिया 0। अब हम डिस्टेंस लेंगे एपी का। एपी का डिस्टेंस लिया x माइनस एक्स वन, क्योंकि जो फाइनल पॉइंट है वो हमारे पास x है। तो x माइनस एक्स वन कॉमा वाई माइनस वाई वन कॉमा जेड माइनस जेड वन।
एन आपके पास गिवन है ए बी सी, और अगर आप इसे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के होगा। ना इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 में जैसे ही हम वैल्यूज रखेंगे तो वैल्यू आपकी इस फॉर्म में आ जाएंगी, a मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय y माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाई बाय z माइनस z1। ये जो इक्वेशन 2 आपके पास आई है, इस इक्वेशन 2 को हम कहते हैं पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ये आपका पहली टाइप है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन की। अब हमारे पास सेकंड टाइप स्टार्ट है। सेकंड टाइप में क्या होता है, पॉइंट थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो कि एक ही प्लेन पे ना हो। कोलिनियर एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ही लाइन पे सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं। नॉन कोलिनियर यानी डिफरेंट लाइंस पे पॉइंट्स होते हैं। लेट पी क्यू एंड आर, क्योंकि हमने 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात की है तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स अज्यूम करेंगे पी क्यू आर, क्योंकि तीनों ही 3 डायमेंशन में है। तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 B3 given non-collinear points lying on the required plane। अब यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस का d इज इक्वल टू 0 वेयर d इज अ कांस्टेंट। कोई भी नंबर हो सकता है और समटाइम्स ये 0 भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने पी क्यू आर इसी इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की, x1 y1 z1 तीनों वेक्टर के हिसाब से। तो हमारे पास जो रिलेशन बने हैं वो ये रिलेशन बने हैं, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी z1 माइनस का d1, ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी z2 माइनस का d2 इज इक्वल टू 0। थर्ड बना है ax3 प्लस का बी वाई थ्री प्लस का सी z3 माइनस का d3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन सारी इक्वेशंस को हमने पुट करना है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में, ताकि हम, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म को, मैट्रिक्स ऑपरेशंस को। हियर ए बी सी आर कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर। सेम जो नॉर्मल वेक्टर हम पहले पढ़ के आए, यहाँ पे वही अप्लाई हो रहा है। ए बी सी नॉर्मल वेक्टर है और ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। मैट्रिक्स हमने यूज किया, ए की वैल्यू आपके पास आ गई। पहले जनरल इक्वेशन एक्स वाई जेड 1, फिर उसके बाद बी की जगह हमने 1 यूज किया है, फिर उसके बाद x1 y1 z1, x2 y2 z2 1 कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर आपके पास ये प्लेन ऑफ जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है तो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। कंडीशन अप्लाई की, फ्रॉम 5 वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमने इसे सॉल्व किया, मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज होंगी आप उन्हें सॉल्व करेंगे। जनरल फॉर्म की जो इक्वेशन है एक्स वाई जेड, उन्हें रख के हमें इक्वेशन बनानी है। बाकी वैल्यूज आपके पास गिवन होंगी x1 y1 z1 की, x2 y2 z2 की और x3 y3 z3 की। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। अगर इन दो केसेस में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी, रोल नंबर 117। बेटा रोल नंबर 117। ओके, रोल नंबर 95। हेलो मैम। जी मैम ये केसेस कहाँ से आए? ये आपने 4 इक्वेशन बनाई थी ना, जी, ये कहाँ से आई?
बेटा आपके पास स्टार्टिंग में, बाकी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जी जो आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उन्हें हमने इनकी 3 इक्वेशन से डिनोट किया है। मैम, ये समझ नहीं आ रहा कि इक्वेशन बनी कैसे, बाकी तो एंड का भी आ गया और स्टार्टिंग का भी आ गया। देखें, जर्नल इक्वेशन वेक्टर की क्या है, जो आपके पास प्लेन की इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस cz जी माइनस मैम। का d इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जर्नल इक्वेशन है प्लेन की, जनरल इक्वेशन, ठीक है मैम। ठीक है। अब इस इक्वेशन में आपके पास जो 3 पॉइंट्स गिवन होंगे ना, आप वो पॉइंट्स रखेंगे x, y और z की जगह। पहला एक्स पॉइंट है वाई, x1, y1, z1, तो आपने वो पुट कर दिया। ठीक है मैम। दूसरा पॉइंट x2, y2, z2, वो पुट कर दिया। फिर इसी तरह से तीसरा। अब हमने कांस्टेंट को डिफरेंट करने के लिए एक जगह डी लिया है जर्नल इक्वेशन में, तो बाकी जगह जैसे हम x की सबस्क्रिप्ट चेंज कर रहे हैं 1 2 3, वैसे ही हमने d की सबस्क्रिप्ट चेंज करनी है d1 d2 d3। ठीक है मैम। और मैम, हेलो मैम। जी, मैम, ये इक्वेशन तो बन गई केसेस की, फिर इसके बाद जो हमने मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखा है, तो डी की जगह 1 क्यों लिखा है? बेटा d कांस्टेंट है ना, d वेक्टर नहीं है। जी मैम। कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स में हमारे पास वेक्टर x y z अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 यूज करेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। रोल नंबर 8। रोल नंबर 8। तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। जो ये आपने मतलब नॉर्मल फॉर्म के अंदर इक्वेशन पढ़ाई है ना, जी कि हम इसको अगर ग्राफ के अंदर मतलब डालते हैं तो मतलब हमें एक यूनिट वेक्टर की भी इक्वेशन मिलती है, दूसरी मिलती है नॉर्मल वेक्टर की। जी जी, मतलब ये कॉन्सेप्ट देना है कि वेक्टर फॉर्म के अंदर जब इक्वेशन होती है तब हमारा वहाँ पर डी मतलब कांस्टेंट होता है, मगर वो क्यों, और यूनिट वेक्टर के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। दोबारा रिपीट करें अपनी बात। जी, मतलब जब नॉर्मल वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वेशन होती है ना, जी तो वहां पर हमारा जो मतलब डी होता है वो जस्ट कांस्टेंट की सूरत में होता है। सही, जो डी वेक्टर है। और हाँ, डी मतलब जो होता है वहां पर हमारा जस्ट कांस्टेंट की सूरत में होता है। और जब एन यूनिट वेक्टर की फॉर्म में होता है तो वहां पर हमारा डी का आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता। तो ऐसे काफी क्वेश्चन है बुक के अंदर जो हमें समझ नहीं आ रहे थे। ठीक, आप क्वेश्चन कोड करवा दें, 1 मिनट रुकें। जी जी। और मतलब हेलो 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 क्वेश्चन कोड करवाएं। बुक्स है ना जो रोल मतलब नंबर 8। बेटा क्वेश्चन कोड करवाएं। इस बुक मतलब हमारी एक्सरसाइज के अंदर मतलब यूनिट वेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। मतलब जो फर्स्ट सीरीज की ज्योमेट्री की बुक है उसके अंदर काफी क्वेश्चन है, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ आपसे। बेटा कोई बात नहीं, आप बुक का नाम बताएं, एक्सरसाइज बताएं और क्वेश्चन नंबर बता दें। आपने कहीं से भी रीड आउट किया हो, कोई मसला नहीं है। हेलो, रोल नंबर 8। जी रोल नंबर 8।
यूनिट। हेलो मैम। हेलो मैम। जी मुसद्दिक बोलें। मैम मैं शुरू से ही रेज हैंड करके बैठा था। वो वीडियो लेक्चर की आपकी रिक्वेस्ट मैंने आपको बहुत बार भेजी थी रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसलिए। बेटा आप स्टार्टिंग में हैंड रेस कर दिया करें, आपने किया था, उसके बाद जब मैं गई हूँ यहाँ पे पार्टिसिपेंट पे आप नहीं दिखे मुझे, फिर यहाँ पे 100 के असल लिए। में मैंने लैपटॉप में अलग कनेक्ट किया था, मोबाइल में अलग कनेक्ट किया था, तो इसलिए दोनों में मैंने रेज हैंड किया था। शायद आपको दिखा नहीं हो। नहीं मुझे दिखा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे गई हूँ तो वो दोबारा से ना मुझे नहीं दिखा। चलें फिर मैम इस लेक्चर का मैंने वैसे कोशिश की है, मोबाइल के रिकॉर्डर ऑन किया है। अब लैपटॉप में तो आपने रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की थी, तो कोई मसला नहीं है, फिर अगले लेक्चर में। अभी आप किससे ऑनलाइन है, मतलब ये जो अभी आप बात कर रहे हैं मोबाइल से या अभी लैपटॉप मोबाइल से? से ऑनलाइन है मैम। आप अभी मोबाइल मोबाइल से से? ऑनलाइन है मैम। चलें ठीक है। उसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। ये मैं अभी म्यूट ही मतलब अनम्यूट ही रहने दूंगी। सही मैम, ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है मुसद्दिक? नहीं नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं है। ओके जी, रोल नंबर 8। रोल नंबर 8। हेलो जी मैम, मेरा ये क्वेश्चन था, जब हमने इक्वेशन को प्रूव किया ना नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म को, तो हमारी इक्वेशन नॉर्मल वेक्टर फॉर्म यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर आई है। आर वेक्टर एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डी है ना वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब नॉर्मल वेक्टर फॉर्म के अंदर जब आते हैं ना तो जी वहाँ पर डी हमारा जस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट हमें दो इक्वेशन के अंदर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? सही। जी आप ये कहना चाह रहे हैं, जो आपका सवाल है कि जब हम बात करते हैं इसी नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में अगर हम नॉर्मल के थ्रू देखें तो हमारा डी जी जो वेक्टर है वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम इसे यूनिट वेक्टर के थ्रू देखें तो जो हमारा वेक्टर डी है वो कांस्टेंट नहीं है। नहीं है। जी जी यही क्वेश्चन है। आपका यही सवाल है ना? चले मैं आपको आंसर जी, करती हूँ। और मैम दूसरा क्वेश्चन है जी पूछें। जी, जब हम इसको मतलब यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर होते हैं तो हम उसको सर्टिजन फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, तो हम एन जो यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर होता है तो हम उसका मतलब स्केलर कंपोनेंट्स के अंदर क्यों तब्दील करते हैं? देखें, अगर आपके पास एंगल 90 है, जी परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, तो वहां पे जो हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है वो आती है कॉस थीटा की। और कॉस थीटा जी जी में बेसिकली हम जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। जी सही। ठीक है, अगर हमारे पास मगर कभी ऐसी कंडीशन बने कि हमारे पास हम साइन थीटा यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा के लिए हम हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट नहीं करते। जी जी, और दूसरा मतलब मैम कोसाइन डायरेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन है। जी, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन में। जी, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के अंदर है कि हम मतलब एक्स एक्स के मतलब एक एंगल बनाते हैं अल्फा। ठीक है जी जी, वो एंगल मतलब एक्स एक्सिस की लाइन पर मतलब कट करके नीचे आ जाती है, तो हमारे एंगल बन जाती है पाई माइनस अल्फा। सही। ठीक है, तो हमारे इस पॉइंट पे हमारा डायरेक्शन ऑफ रेशियो क्या बनेगा? पाई माइनस अल्फा पे? जी जी, पाई माइनस अल्फा पे। बेटा पाई माइनस अल्फा पे सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो जनरल थ्योरम्स है ना अल्फा प्लस बीटा वाले, जी जी वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। उस प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपको सिंगल एक ही एंगल मिलेगा। जी, देखें, मगर आपने इसमें हमारे डायरेक्शन ऑफ आपने रेशियो फिक्स नहीं मिलता है। बात सुने, आपने फर्स्ट ईयर में किए हैं ना डबल एंगल फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा जी प्लस जी बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो वहां पे क्या होता है, जो हमारे बेसिक फंडामेंटल एंगल्स है ना, जैसे 180 जी हो गया, 90 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया और 0, इन बेसिक सही एंगल्स को जब भी हम किसी ऑपरेशन में अल्फा प्लस बीटा में रखते हैं तो हमें सर्टेन एंगल मिलता है जो कि ओरिजिनल एंगल है। तो जब आपके पास एंगल एक हो जाएगा, उस हवाले से फिर आप उसे सॉल्व करेंगे।
नॉर्मल फॉर्म वेक्टर के अंदर होता है, यूनिट वेक्टर फॉर्म के। बेटा ये सवाल सुन लिया है मैंने, आपको क्लास के एंड में इसका आंसर दे दूंगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया। अब आपके पास जो थर्ड केस है, हम थर्ड केस की तरफ जाते हैं। थर्ड केस आपका है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें तो हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे जो c है वो शो करता है इंटरसेप्ट को, लेकिन जब हम प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन में हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। सबसे पहले हमने जनरल इक्वेशन लिखी प्लेन की, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। अब हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट सपोज करने हैं a b c, A along x-axis, B along y-axis and C along z-axis। हमने इन सारे पॉइंट्स को इस फॉर्म में लिखा a, 0, 0। अब ये हमारे पास जो यूक्लिडियन स्पेस है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a, 0, 0 हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो a है वो सिर्फ और सिर्फ x इंटरसेप्ट है, तो बाकी के जो दो इंटरसेप्ट होंगे वो उस कंडीशन में 0 हो जाएंगे। लाइकवाइज हमने सेकंड y एक्सिस के लिए भी यही किया है और z एक्सिस के लिए भी यही किया है। अब ये जो पॉइंट्स है आपके, ये हमारे पास किस तरह से ax इज इक्वल टू d, हमने प्लेन्स को अलग अलग कर दिया। जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमने उन्हें अलग सेपरेट कर दिया। किस तरह से सेपरेट किया है, a मल्टीप्लाई बाय x, यानी जो आपके पास वेक्टर है वो किसी भी पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू d। इसी तरह से y भी इज इक्वल टू डी और सी जेड इज इक्वल टू डी। यहाँ पे x की जगह हमने उसके इंटरसेप्ट की वैल्यू रखनी है, a इज इक्वल टू डी, b इज इक्वल टू डी, c इज इक्वल टू डी। ये स्टेटमेंट जो आपके पास है। उसके बाद अगर मुझे यहाँ से नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू लेनी है तो a बराबर हो जाएगा d अपॉन कैपिटल A, b बराबर हो जाएगा d अपॉन कैपिटल B और c बराबर हो जाएगा d अपॉन कैपिटल C। ये वैल्यूज हमने पुट की जर्नल इक्वेशन में। जर्नल इक्वेशन में पुट करने के बाद यहाँ पे देखें पूरी इक्वेशन में से d कॉमन आ रहा है, हमने d कॉमन ले लिया, d को d से कैंसिल आउट कर दिया। जो इक्वेशन अब आपके पास बची है इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये तीन टाइप की आपके पास इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम जो थ्योरम करेंगे वो थ्योरम क्या है, ये आपका सेकंड थ्योरम है आज के लेक्चर का, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। ये कॉन्सेप्ट टॉपिक आपका हो चुका है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे एज अ प्लेन में यूज हो रहा है, परपेंडिकुलर प्लेन्स में, तो हम इसे करेंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ अ पॉइंट a इज इक्वल टू, a की जो आपके पास वैल्यूज हैं वो है x1, y1, z1। अब यहाँ पे a की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। For the plane ax plus by plus cz minus का d is equal to 0 is। अब ये स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी है कि ये स्टेटमेंट आई कैसे है। d आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस का d डिवाइड बाय रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। प्रूफ चेक करते हैं। लेट p हमने एक पॉइंट अज्यूम किया है, कोई भी पॉइंट हो सकता है प्लेन में। p x जो पॉइंट है उसके आपके पास वैल्यूज क्या है, x0, y0, z0। उसके बाद हम एक नॉर्मल वेक्टर यूज कर रहे हैं n a, b, c इन सच अ वे दैट इज इनिशियल पॉइंट इज एट p। और इस तरह से हमने अज्यूम करना है कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो इसने मतलब इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से हमें लेनी है P से। D क्या है, लेंथ ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे देखें आपका जो फर्स्ट टॉपिक था प्रोजेक्शन, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। प्रोजेक्शन किसकी हो रही है और किस पे हो रही है, PA की प्रोजेक्शन हो रही है वेक्टर N पे। तो हमने ऊपर लिखा
distance is equal to pa dot n divided by mod of n. अब यहाँ पे डॉट n, ये जो स्टेटमेंट है ये आपने अगर नोट किया, मैंने आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला जनरेट करवाया था जिसमें वेक्टर d था, वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है लेकिन इन टर्म्स ऑफ n। वहां पे वेक्टर d से शो हो रहा था क्योंकि वो वेक्टर नॉर्मल नहीं था, मतलब उसकी कंडीशन हमने डिफाइन नहीं की थी कि नॉर्मल वेक्टर है या नहीं, लेकिन वहां पे d एज अ पैरेलल वेक्टर यूज हो रहा था, यहाँ पे n एज अ नॉर्मल वेक्टर यूज हो रहा है। सिंस अब हमने p ऑफ a निकाला, जैसे हम वैल्यूज निकालते हैं, और हमने मॉड ऑफ n निकाला, सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। d इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास स्केलर प्रोडक्ट आ गया और नीचे आपके पास मॉड ऑफ n आ गया। इक्वेशंस को सॉल्व किया सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो आपके पास यहाँ पे जो कंडीशन बनी है वो कंडीशन बनी है मॉड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस हमने कॉमन लिया ब्रैकेट ax नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी वाई नॉट। अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, p, x नॉट वाई नॉट और z नॉट। तो इस पूरी कंडीशन को जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसे हमने अज्यूम किया है d के बराबर, फिर उसके बाद ये वैल्यू जैसे ही हमने अबव इक्वेशन में रखी है तो हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस का d डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास प्रूव हो गई है। जी रोल नंबर 95, रोल नंबर 95। रोल नंबर 95। हेलो मैम। जी मैम ये एक इक्वेशन में आपने ये जो डी की वैल्यू निकाली है, इसमें जो स्मॉल वाला डी है जो इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास निकला है वो मैम बुक में प्लस का डी है। बेटा अब आप मेरी बात सुने, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पढ़ रहे हैं जो सर करीम तुमरो आपको पढ़ा रहे हैं। जी मैम। जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हमें नहीं पता कांस्टेंट पॉजिटिव है या कांस्टेंट नेगेटिव है। जी मैम। ठीक है, जब जब आपको पता नहीं होता कांस्टेंट नेगेटिव है या कांस्टेंट पॉजिटिव है तो आप उसे स्टेटमेंट में कंपल सेट कर देते हैं। जो हमारी जनरल इक्वेशन है ना, वो जनरल इक्वेशन है प्लेन की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, ये जनरल फॉर्म है। अब इस जनरल फॉर्म में बुक में अगर माइनस डी लिखा हुआ है, जब मैं नोट्स बना रही थी मैंने ये चीज नोट की थी, लेकिन हम जनरल फॉर्म एक ही रखेंगे, में भी वो कंपल सेट होके जब हम उसकी वैल्यूज रखें जो हमें सवाल में दी जाएंगी तो उसके वजह से वो सेट हो जाए। जी मैम, क्लियर मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके अब आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई भी सवाल है, एक तो रोल नंबर जो 8 का सवाल था उनका मैं आंसर दूंगी, दूसरा बाकी किसी का भी सवाल है तो वो पूछ लें। जी अब रोल नंबर 8, बेटा आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपने सवाल किया था कि अगर हम देखें विद रेफरेंस टू द नॉर्मल वेक्टर तो डी हमारे पास कांस्टेंट आता है, और अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट वेक्टर तो डी हमारे पास कांस्टेंट नहीं आता। तो देखें एक जो प्लेन है, प्लेन में डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स अवेलेबल होते हैं एट अ टाइम, ठीक है, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है हम स्टडी किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। एक प्लेन है वो फुल ऑफ वेक्टर्स है,
ठीक है, उस फुल ऑफ वेक्टर्स में हमारी जो डायमेंशन है वो क्या है कि हमें मालूम करना है नॉर्मल फॉर्म होती कब है। हमें सिर्फ वो कंडीशन निकालनी है जिसमें नॉर्मल फॉर्म हो। और नॉर्मल फॉर्म में जो हम डी लेते हैं वो एज अ कांस्टेंट लेते हैं। जी रोल नंबर 63, रोल नंबर 63। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमारे यहाँ सिग्नल का बड़ा मसला है, जिसकी वजह से मीटिंग रूम से बार बार बाहर हो जाते हैं। आप ना अच्छा, कोशिश करें कि मीटिंग रूम का दरवाजा खुला रखें ताकि हमें बार बार नॉक ना करना पड़े। ओके थैंक यू मैम। बेटा, ये बात सुने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम रोल नंबर और उनके नाम पे नहीं होते। वो कभी मोबाइल के नाम से एंटर हो जाते हैं क्लास में, कभी डिफरेंट नाम से एंटर हो जाते हैं, तो हमें दरवाजे पे कोई ना कोई पहरेदार रखना होता है। अच्छा, तो फिर जल्दी से हमें भी एंड कर दिया करें। ओके थैंक यू मैम। जी रोल नंबर 80, रोल नंबर 80। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये थोड़ा लेक्चर है जो भी आप थोड़ा प्रूव करवाएं, ऐसे आप रीड आउट कर रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। बेटा मैं रीड आउट के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। मैम ऐसे प्रूव करवाएं जैसे बोर्ड पे प्रूव करवाती हैं आप, ऐसे वैसे तो पूरा बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, वो हम खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो आप पूछें। जैसे मैम पहले फॉर्म में आपने डिटरमिनेंट डी जीरो करवाई, यहाँ पर थोड़ा प्रूफ करवा लेते तो समझ में क्लियर आ जाता। बेटा इसके क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें, हमारे पास कंडीशन है ना, पहले तो आपने जो जनरल थ्योरम्स होते हैं ना उनकी स्टेटमेंट याद करनी होती है कि अगर जी हमारे मैम। पास ये कंडीशन हो तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो तो बेसिकली जो अभी आपको थ्योरी लिखवाई है वो थ्योरी क्या है, कंडीशंस है कि अगर आपके पास नॉर्मल फॉर्म हो तो उसके आपके पास आंसर किस तरह से आ सकता है। अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ, सॉल्यूशन आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से मिलेगा तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। पहली चीज जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए चीज़ों के बारे में। एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपके पास मटेरियल अवेलेबल हर जगह है। जी मैम। मेन और चीज मैम होती है, मेन चीज ये है, चाहे आप बुक से पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ें, किसी भी चीज से पढ़ें, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, अब यहाँ पे जो बच्चे सवाल करते हैं ना वो पढ़ के सवाल करते हैं कि उनके ये क्वेरीज हैं। मिस अगर ये कंडीशन हो तो क्या होगा, अगर वो कंडीशन आ जाए तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैथ किसी भी एक डायरेक्शन में नहीं होती। इवन मैथ और फिजिक्स दोनों ही ऐसे हैं, किसी एक डायमेंशन में नहीं होते, उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव होता है। आप अगर किसी और डायरेक्शन में निकल जाओ आपको कुछ और मतलब कंक्लूजन्स मिलेंगे कि अगर हम इस तरह से करें तो यहाँ पे ये कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो केसेस हमारे बनते हैं कंडीशंस से कि ठीक है अगर मैम। और जी हेलो मैम, आपने पीडीएफ अपलोड नहीं किया उस दिन के जो कोई एक्सरसाइज वगैरह? 8 चैप्टर से। बेटा मैंने हेलो। पीडीएफ अपलोड कर दिया है एलएमएस पे, वो सब कुछ शो भी जी हो मैम। रहा है, असाइनमेंट फाइल भी शो हो रही है। सही है ठीक है मैम। मैम, ओके ठीक मैम, है। मैंने नहीं। एलएमएस पे जाके वीक 9 चेक करिएगा ठीक है मैम, चेक करते हैं जी क्लास के बाद। और एलएमएस पे जाके वीक 10 चेक करेंगे शाम तक, तो आपकी ये जो आज की रिकॉर्डिंग है ये भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है। सही है मैम। रोल नंबर 57। एक्सक्यूज मी मैम। रोल नंबर 57। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।
मैम एलएमएस पे मैंने चेक की थी, वहाँ पर पीडीएफ तो आ गई, लेकिन ना हम 8.1 कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मतलब जो आपने 9th वीक में जो डाला है तो वहाँ पर 8.2 का ऑप्शन आ रहा है खाली। जी मतलब वहाँ जो हम, क्योंकि 9th वीक में तो हमें 8.2 अपलोड करनी है ना, तो 8.1 के लिए आपने कहा था 5th वीक में अपलोड होगी, तो 5th वीक का वहाँ कुछ है नहीं। बेटा 5th वीक में मैं अनेबल कर दूंगी, तो आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। ठीक है अभी मैम। वो और मैम 8.2 फुल करनी है? बेटा फुल नहीं करनी, जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है ना, जैसे आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। क्योंकि मैम लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं वो रिलेटेड शायद नहीं भी लग रहे हैं। मैं चेक करके बता दूंगी। जो मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ वो करने हैं जिसमें एंगल्स हो, जिसमें डायरेक्शन कोसाइंस हो। उसके अलावा जो आपके पास टॉपिक है एंगल्स बिटवीन टू लाइन, जिसकी एक एग्जांपल, एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम मैंने करवाई थी, उससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन है वो करने हैं। परपेंडिकुलर प्लेन्स और परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड सवाल करना है। ठीक है मैम, फिर आप बता दीजिएगा कि जी कौन ठीक कौन है। सी करने हैं। ओके, थैंक यू मैम। रोल नंबर 132। रोल नंबर 132। मैम आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो आपने आंसर नहीं दिया, जो N1 और N2 वाला था। जी वो मुझे देना है, उसके लिए वेट करें। जी जी। बेटा यहाँ हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है, ठीक है, आपने सही कहा। जी मैम। लेकिन अगर जी हम इसे मैम। नेगेटिव वैल्यू लेके भी करेंगे तो आंसर आपके सेम जी आएगा। नहीं मैम, cos इनवर्स माइनस 1/2 120 डिग्री क्या है? तो 120 डिग्री को आप चेंज करें। अच्छा हो जाएगा, सेम आ जाएगा। जी 120 डिग्री को जब आप चेंज करेंगे अल्फा बीटा के फॉर्मूले से, तो इंशाल्लाह चेक करिएगा सेम आ रहा है या नहीं, बल्कि अभी चेक कर लें। ठीक है। रोल नंबर 111। 111। रोल नंबर 179। रोल नंबर 14। रोल नंबर 132। मैम ये मसला कर रहा है, नहीं निकल रही एंगल। चलें इसको फिर मैं चेक करके कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं खुद और सॉल्व मैम करके पेरा, दूंगी। जी जी मैम, और इनका दूसरा क्वेश्चन था मेरा। जी मैम कहें। पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होती है मैम, उसमें हम टी की वैल्यू कर रखेंगे तो हमें पैरामीटर उस लाइन का मिलेगा ना, अगर नेगेटिव रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी। जी तो मैम इस पे लाइन पे डिपेंड टी पे करती है, मतलब जो वैल्यू हम पुट करेंगे। जी बिल्कुल, जो पैरामीटर्स होते हैं ना, पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का ग्राफ बनेगा। अच्छा मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। मैम इनका पहले वाला सवाल क्या था मैम? जी मोहम्मद हारिस, रोल नंबर 130 103। रोल नंबर 103।
रोल नंबर 103। रोल नंबर 7। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये पूछना था कि आपने 2 असाइनमेंट दिए हैं, 8.1 और 8.2। जी। और मैम दूसरा सवाल ये था कि ये आपका जो कोर्स है मैम चैप्टर नंबर 8 से शुरू है ना? जी बेटा चैप्टर नंबर 7 भी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। तो मैम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें हैं, 8 से कि 8 से कर लें। जो जो टॉपिक कवर करवाती जा रही है ना, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, अब हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके।